जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज बात करेंगे नवांशा चार्ट यानी कि D9 की। अब ये जन्म कुंडली का नवम भाव का डिवीजन है और नवम भाव को हम क्या कहते हैं? भाग्य स्थान, यानी कि भाग्य से हम लाए क्या हैं। अब भाग्य कैसे बनता है? कोई अपने आप तो नहीं है, भाग्य कर्मों का ही हिसाब किताब है। तो इसका मतलब ये कि D9 चार्ट जो है वो हम पिछले जितने भी कर्म किए हुए हैं वो सब हमें D9 चार्ट में दिखाई देते हैं। अब पीछे किए गए कर्म आपके कई जन्मों के हैं। कोई ऐसे कर्म होते हैं जो आप खुद अपनी बुद्धि से अपने चूज करके करते हैं। कुछ बहुत से कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका हमें इस जीवन में लाभ मिलता है, लेकिन कई जो कि अनजाने हम गिनते हैं, लेकिन कर्म तो वो भी गिने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मकान बनाया, मकान बनाने में नींव रखी, वहाँ पर खुदाई की। अब उस खुदाई में कितने जीव जंतुओं को हमने नुकसान पहुँचाया ये तो हम नहीं जानते ना। हमने तो ये कहा कि हमने एक मकान बनाया अपने लिए, सुख के लिए, लेकिन कई जीवों की जिंदगी भी गई। तो ये सब कर्म है, ये सब काउंट होते हैं, हर चीज़ काउंट होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्री है। तो इसी को देखकर ये टोटल जो चार्ट होता है कर्मों का, उसका D9 कहते हैं जिसे हम। और जो हमारी जन्म कुंडली है, जो इस जन्म में हमें उन कर्मों के में से कुछ कर्म जो हमने काटने हैं इस जन्म में, वो हमें इस जन्म की जो कुंडली है जिसे हम लग्न चार्ट या D1 चार्ट कहते हैं। तो एक्चुअली पता ये लगता है कि सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि ये D9 चार्ट मैरिज के लिए देखा जाता है। मैरिज के लिए तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा और भी जितने भी संबंधित उस कार्य हैं, हर क्षेत्र के लिए D9 चार्ट बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके बगैर तो विश्लेषण होना संभव ही नहीं है। तो इसलिए इनको हम देखें तो सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए D9 का चार्ट का लग्न बहुत ज़रूरी है। अगर D9 चार्ट का लग्न बहुत अच्छा है, जैसे कि लग्नेश खुद वहीं बैठा है D9 का, या एस्पेक्ट दे रहा है, या और कोई वैसे पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपकी शादी होगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे इस जन्म में। दूसरा घर जो होता है, शादी के बाद का धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी परिवार कैसा रहेगा, दूसरा घर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तीसरा घर इसमें नवांश में लिया जाता है कि कितने एफर्ट चाहिए उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ग्रहों की स्थिति ऑफ कोर्स बताएगी, लेकिन इससे हम ये जानते हैं कि कैसा रहेगा। चौथा घर जो है वो सुख का है, यानी शादी से हमें सुख कैसे मिलेगा, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर चौथा घर कोई बेनिफिट प्लैनेट बैठे हैं जो अच्छे ग्रह हैं, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया या बुध हो गया, तो ये शादी के लिए तो बहुत अच्छे हैं। या गुरु की दृष्टि हो चौथे घर पर, तो इसका मतलब ये कि शादी का सुख मिलता रहेगा। ऐसे ही पांचवा घर है। पांचवा घर आपकी सोच का है कि कैसी सोच है आपकी शादी के बारे में, तो ये डिसाइड करेगा। छठा घर डिसाइड करेगा आपके लिए कि किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। कठिन परिस्थितियां भी हो सकती हैं कहीं ना कहीं, जिनसे आपको जूझना पड़ सकता है, तो ये दर्शाता है छठा घर। सातवां घर आपके स्पाउस का है, जैसे कि उसका कैसे रहेगा, कौन से परिवार से रहेगी, कहाँ से रहेगी, तो या पति है या पत्नी है, दोनों के मामले में ये देखा जाएगा।
अष्टम भाव जो है वो है शादी की आयु कितनी होगी, इस पर भी डिपेंड करता है। आपके ससुराल का भी घर है तो ससुराल से रिलेशन कैसे रहेंगे। नवम भाव जो है आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं शादी के बाद वो कैसी रहेंगी। दशम भाव शादी के एक्शंस को बताता है कि आप शादी के बाद किस तरीके के आप एक्शंस लेंगे। 11वां घर आपके स्पाउस की डिज़ायर्स का घर है कि वो संतुष्ट है या उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, इन सब चीज़ों का फैसला किया जाता है। और द्वादश भाव जो है, द्वादश भाव क्योंकि एक खर्चे का भी भाव है, बेड प्लेजर्स का भी भाव है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। या अगर कोई यहाँ पर बहुत कोई ऐसे दुष्ट ग्रह बैठे हैं जो सेपरेशन भी बता सकता है, तो इन सब चीज़ों को देखने से, नमाज से ये पता लगता है। अच्छा, कई बार हम ये देखते हैं कि कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में तो अच्छा बैठा है लेकिन नमाज में खराब हो गया। इसका मतलब ये कि पिछले जन्मों से वो कोई ऐसे कर्म हैं जो आपके खराब थे, लेकिन इस जन्म में आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर आप उसके थोड़े से उपाय करें तो आपके लिए स्थिति सामान्य हो सकती है। तो इसी तरीके से मान लीजिए एक शुक्र का ही केस ले लेते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो मैरिज का कारक भी है। एक शुक्र भी मैरिज का कारक ग्रह होता है, गुरु भी मैरिज का कारक होता है। शुक्र की स्थिति मान लो इस बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले अगर देखा जाए D9 में, तो D9 में अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो इसका मतलब ये कि पहले जो है आपने अपने स्पाउस के लिए साथ कोई रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रखे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको देख के उसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस लाइफ में आपके लिए जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करना काफ़ी अच्छा रहेगा और आप उसमें सफल होंगे। इस तरीके की आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं और अपने वो देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लो नीच की राशि में बैठा है या राहु केतु के साथ है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आने वाली है रिश्तों में। लेकिन अगर आप D9 चार्ट में देखें तो वहाँ शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये कि पिछले आपके जो कर्म हैं वो तो बहुत अच्छे थे रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन इस जन्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उसका प्रॉपर सलूशन आपको करने की ज़रूरत है, जिससे आपके लिए जो है अपना जीवन का जो निर्वाह है, रिलेशनशिप वगैरह हैं, वो आपके ठीक रहें। इसके लिए अगर हम ये देखें कि आपके किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत ही मशहूर सुपरस्टार जो है राजेश खन्ना, उनकी कुंडली ले लेता हूँ। उनकी कुंडली है मिथुन लग्न की और सप्तमेश जो है वो गुरु हैं। अब उनकी कुंडली में देखा जाए तो एक साथ का राशि परिवर्तन है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं और जो लग्न के स्वामी बुध जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। और सप्तम भाव में शुक्र बुध और सूर्य की युति है। शुक्र बुध जो है वो क्योंकि एक त्रिकोण के मालिक हैं और एक केंद्र के मालिक हैं, तो ये दोनों एक राजयोग भी बनाते हैं, जिसकी वजह से राजेश खन्ना को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। और सबसे बड़ी बात एक और है कि इनका नमाज अगर देखें तो नमाज में कुछ पिछले जन्मों से कुछ प्रॉब्लम दिखती है। वो इसलिए कि नमाज का अगर हम 7वां घर देखें तो यहाँ पर पापकर्तरी योग में है। एक तरफ सूर्य बैठे हैं, दूसरी तरफ केतु बैठे हैं। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, और शनि की भी दृष्टि है, यानी मंगल और शनि दोनों से दृष्ट हैं। और मंगल इनकी कुंडली के लिए वैसे भी एक क्रूर ग्रह माने गए हैं, जो लग्न के मित्र नहीं हैं। तो और दूसरी बात यह कि इस जन्म में भी जो D1 चार्ट है उसमें सूर्य बैठे हैं, जो अलगाव का कारण है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी के साथ बन नहीं पाई
और वो अलग ही रहते रहे और उनके कई और भी दूसरे भी रिश्ते रहे, जिससे इससे ये साबित होता है कि नमाज से आपके काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपके रिलेशनशिप है, वो किस तरीके से रहेंगे और आगे चलकर आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर डिपेंड करता है। और उसके प्रॉपर उपाय अगर आप कर लें तो उससे आपको काफ़ी सहायता मिलती है और उन सब चीज़ों से आपको पार निकाल के ले जाती है। तो बाकी देखा जाए तो नमाज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे तो नमाज के ऊपर बहुत से टॉपिक और भी बनते हैं जो आगे चलकर वीडियो में देंगे आपको, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। बताऊंगा ये कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अंत में यही करूँगा कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।